हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अब मनरेगा कार्यक्रम का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है। एक पुरानी कहावत है, ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल। पुराने शराब को नए बोतल में रखना या नए बोतल में परोसना। क्या ये मोदी सरकार की एक रीब्रांडिंग है कि वास्तव में वह या सरकार मनरेगा को लेकर के चिंतित है और मनरेगा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रसित है, कि केवल रीब्रांडिंग की बात की जा रही है? इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस द्वारा एक सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स शुरू किया गया है और ये जो पहले 14 दिसंबर से शुरू होना था, अब ये 16 दिसंबर से शुरू है। और यहाँ द बेस्ट फैकल्टी इंग्लिश में और हिंदी में आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी फीस अगर बात करें तो 6,999 है। लेकिन अगर आप फर्स्ट वन के कूपन का प्रयोग करते हैं तो इसमें आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देर किस बात की, अगर आपको लगता है कि 2026 का प्रीलिम्स आश्वस्त करना है, उसको ठीक करना है, बेहतर बनाना है, तो आप इस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मनरेगा कार्यक्रम को। ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली सबसे पहले 2005 में नरेगा नरेगा अधिनियम 2005 लाया गया। नरेगा अधिनियम 2005 लाया गया। पहले इसका नाम नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। नरेगा अधिनियम 2005 संसद में पारित किया गया और वर्ष 2006 से इसे लागू कर दिया गया। 2008 में इसे पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। पहले शुरुआत में कुछ जिलों में था, 200 जिले, फिर बढ़ाकर 330 जिले, और 2008 से इसको संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया गया था। वर्ष 2009 में नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा किया गया, एमजी नरेगा किया गया, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इसे महात्मा गांधी के नाम से, एमजी नरेगा के नाम से रिवैम्प्ड किया गया, यानी इसका नाम बदला गया। आखिरकार ये नरेगा या मनरेगा है क्या? मनरेगा जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले महिला हो या पुरुष, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें शारीरिक श्रम पर आधारित, स्किल्ड नहीं, याद रखना, स्किल्ड के आधार पर नहीं, शारीरिक श्रम के आधार पर 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो मनरेगा कार्यक्रम जो है यह क्या करता है? राइट टू वर्क, यानी रोजगार का अधिकार देता है। ये रोजगार को लीगल, कानूनी अधिकार देता है। कौन? मनरेगा। मनरेगा या नरेगा को जब लागू किया गया था तो ये संविधान के अनुच्छेद 41, अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 41, जो राइट टू वर्क की बात करता है, एक्चुअली ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। तो अनुच्छेद 41 को आधार बना करके नरेगा अधिनियम को पारित किया गया था। और जहां जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब परिवार है, जिनमें स्किल नहीं है, कौशल विकास नहीं है, ऐसे जो महिला या पुरुष को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है, राइट टू वर्क देता है, यानी रोजगार का लीगल, कानूनी अधिकार देता है। कौन? मनरेगा या नरेगा अधिनियम, जिसे बाद में मनरेगा किया गया। अगर हम मनरेगा की बात करते हैं या नरेगा कानून जो है, मनरेगा जो हो गया मनरेगा, तो मनरेगा का लागू करने का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले हम उद्देश्य को जानें, तभी इसके आधार पर हम इसका मूल्यांकन कर पाएंगे। तो मनरेगा का पहला उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी कम करना ग्रामीण क्षेत्र में, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य था कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना, आर्थिक सशक्तिकरण करना।
डन। तीसरा, ग्रामीण पलायन को रोकना, ग्रामीण पलायन को रोकना, जो ग्रामीण क्षेत्र में से माइग्रेशन होता है उसको रोकना। चौथा, ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्ति बनाना, स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण करना, ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण करना। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के क्या देखा जा गया, मनरेगा के उद्देश्य को रखा गया, मनरेगा के उद्देश्यों को रखा गया। अब अगर मनरेगा कार्यक्रम की बात करें, ध्यान से समझना, मनरेगा कार्यक्रम की अगर हम विशेषता की बात करें, मुख्य विशेषता, नंबर वन, इसे किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, यह आपको पता होना चाहिए। रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। डन। सेकेंड पॉइंट, मनरेगा जो है यह केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना, मतलब केंद्र सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही वित्त पोषण करती है। कैसे, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में बैठाओ। केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब हुआ, यहां मनरेगा का यहां क्या मतलब है कि मनरेगा में जो भी वेजेस, वेतन दिया जा रहा है, श्रमिकों को जो वेतन दिया जा रहा है, उस वेतन का खर्च कौन उठाएगा, केंद्र सरकार उठाएगी, केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा। मनरेगा में जो भी मटेरियल, सामग्री में जो खर्च होगा, उसका 75% केंद्र उठाएगी, केंद्र खर्च उठाएगी, और 25% जो है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इतना ही नहीं, मनरेगा में चूंकि ये रोजगार का गारंटी देता है, 100 दिन के रोजगार का कानूनी अधिकार देता है, इसीलिए यहां बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान है, बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है। और यह बेरोजगारी भत्ता देने का काम कौन करता है, राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। मतलब अगर मान लीजिए, पहले मनरेगा में होता क्या है, कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का महिला हो या पुरुष हो जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और जो शारीरिक श्रम पर आधारित, ठीक है, काम करना चाहता है, तो सबसे पहले वो पंचायत समिति में जाकर या पंचायत में जाकर के अपने जॉब कार्ड का आवेदन करेगा, और जैसे ही उसको राज्य सरकार द्वारा जॉब कार्ड मिलेगा, जैसे ही उसको जॉब कार्ड प्राप्त होगा, जैसे ही उसको जॉब कार्ड प्राप्त हो जाएगा, अब जॉब कार्ड प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर राज्य प्रकार उसे जॉब उपलब्ध कराएगी पंचायत के माध्यम से। और अगर उसे काम नहीं दिया जाता है, काम नहीं मिलता है 15 दिन के अंदर, तो 15 दिन बाद उसे हर दिन का जो न्यूनतम वेतन है जो राज्य सरकार दे रही है, जैसे मान लीजिए अगर यूपी दे रही है 252 रुपए, तो उसका जो आधा है 50% है वह बेरोजगारी भत्ता के रूप में राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो इसीलिए यह क्या है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कौन? मनरेगा। मनरेगा की एक और खास बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह मांग आधारित योजना है, मांग आधारित। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसका मूल्यांकन करने में यह बहुत काम आएगा। इट्स ए डिमांड ड्रिवन स्कीम। क्यों मांग आधारित मैं कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि जब यहां आप डिमांड करेंगे, आप जब जॉब की डिमांड करेंगे तभी आपको काम दिया जाएगा। यह नहीं कि आपने अगर अप्लाई कर दिया, जॉब कार्ड आपके हाथ में है तो आपको काम दिया ही जाएगा। आपको काम के लिए आवेदन भी करना पड़ेगा कि अब आप काम करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए यह क्या है, डिमांड ड्रिवन है। इसीलिए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर, कृषि डिस्ट्रेस में आ गया, दबाव में है, मान लीजिए किसी भी तरह से कृषि में कोई काम नहीं हो रहा, बाढ़ या सूखा आ गया, ऐसे में क्या हो सकता है कि जो कृषि श्रमिक है वो मनरेगा में काम कर सकते हैं, काम की डिमांड कर सकते हैं और अपना भरण पोषण कर सकते हैं जो मनरेगा में उनको प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया है कि ये डिमांड ड्रिवन है। और मनरेगा की एक खास बात है। क्या खास बात है? कि यहां जो भी जॉब कार्ड बनेंगे, उस जॉब कार्ड का 33%, जैसे 100 जॉब कार्ड बन रहा है
तो 33 जॉब कार्ड अनिवार्य रूप से महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे। महिलाओं के लिए 33% इसमें रिजर्वेशन है जॉब कार्ड को लेकर के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात है, अगर मनरेगा की बात करें, एक तो ये डिमांड ड्रिवेन है जॉब कार्ड की, देखा जाए तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, अगर हम बात करते हैं पंचायती राज संस्था है, उसको ये और ज्यादा शक्तिशाली बनाता है, पावरफुल बनाता है, क्योंकि इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करना, निरीक्षण करना, इस कार्यक्रम को संचालित करना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत पंचायती राज संस्था ही करती है। इसीलिए देखा जाए तो ये हमारे जो थर्ड टियर है इसको और ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल बनाता है। कौन? मनरेगा कार्यक्रम। मनरेगा कार्यक्रम। अब अगर हम मनरेगा कार्यक्रम की बात करते हैं, अगर हम मनरेगा कार्यक्रम की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि मनरेगा कार्यक्रम ने, अगर मनरेगा कार्यक्रम की बात करें तो सरकार हर साल मनरेगा पर क्या करती है? खर्च के लिए बजट का आवंटन करती है। हर साल खर्च माने कितना बजट सरकार खर्च करेगी इस साल मनरेगा कार्यक्रम पर, उसका आवंटन बजट में ही कर दिया जाता है। जैसे 2025-26 के लिए इस साल बजट का आवंटन जो है 86,000 करोड़ रुपए है। 86,000 करोड़ रुपए है सरकार द्वारा आवंटित किया गया। यहां तक कि 24-25 में भी ये लगभग इतना ही था, 86,000 करोड़ रुपए। अगर हम मनरेगा के, अगर हम बात करें कि मनरेगा के लाभ के बारे में बात करें, मनरेगा के क्या लाभ रहे हैं, क्या लाभ रहे हैं, यानी इस कार्यक्रम का देखा जाए, ध्यान दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि 2005 में नरेगा अधिनियम लाया गया था और 2006 में इसे लागू किया गया था। 2006 में इसे लागू किया गया था और जब लागू किया गया था तब भी ये नरेगा ही था और इसे 200 जिलों से शुरू किया गया था। बाद में 2007 में बढ़ाकर 330 जिला किया गया और 2008 में इसे पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। हालांकि 2009 में 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदल करके मनरेगा किया गया और जिसका नाम अब बदल करके किया गया है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। और इतना ही नहीं, अब ये 100 दिन का रोजगार का गारंटी नहीं रह गया, बल्कि 125 दिन के रोजगार की गारंटी यहां दी जाएगी। डन। तो मनरेगा के लाभ के बारे में अगर बात करें कि इतना 20 साल इसका हो गया, तो उसका मूल्यांकन, क्योंकि ये याद रखिएगा जीएस पेपर 1 में भी, 2 में भी और 3 में भी, ये तीनों पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल मानकर चलिए एक सवाल यहां पूछेगा ही और हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए मनरेगा का थोड़ा मूल्यांकन करें, लाभ के बारे में बात करें। मनरेगा तो क्या देखते हैं, ये रोजगार का कानूनी अधिकार देता है, रोजगार का कानूनी अधिकार देता है, कानूनी अधिकार देता है। यानी अगर काम नहीं हो रहा है, काम नहीं आपको दिया जा रहा है, तो यहां पर आपको क्या दिया गया? बेरोजगारी भत्ता दिया गया, बेरोजगारी भत्ता दिया गया। डन, नंबर 1। नंबर टू अगर बात करें इसके लाभ के बारे में, तो मनरेगा में क्या देखा गया कि ये मांग आधारित है, डिमांड ड्रिवेन है, मांग आधारित है, डिमांड ड्रिवेन है, रोजगार कार्यक्रम है, रोजगार कार्यक्रम है। कौन? मनरेगा। सर इससे लाभ कैसे है? लाभ कैसे है? याद करो, कोरोना महामारी के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान जब रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, जब रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, यानी जो श्रमिक काम कर रहे थे शहरों में, जब वो घर की तरफ लौटे तो उन्होंने मनरेगा में काम के बदले काम के लिए डिमांड की और सरकार ने उनको रोजगार भी उपलब्ध कराया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, मांग आधारित कार्यक्रम होने के कारण इसने हमारे देश में कई लोगों को, कई ग्रामीण परिवारों को देखा जाए सेफ्टी नेट का काम किया है। इसने क्या काम किया है? सेफ्टी नेट, सेफ्टी नेट का काम किया है, यानी सुरक्षा जाल का काम किया है, सुरक्षा जाल का काम किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसने ग्रामीण पलायन को कम किया है, ग्रामीण पलायन में कमी किया है। जो हमारे देश में ग्रामीण पलायन बहुत तेजी से हो रहा था शहरों में या शहरीकरण में, इसने कमी किया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ही उनको उपयुक्त रोजगार मिल रहा है, उन्हें उपयुक्त रोजगार दिया जा रहा है। डन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। कैसे?
कैसे मनरेगा की रिपोर्ट में आया है 10 साल की रिपोर्ट में कि 55% महिलाओं का इसमें अब भागीदारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ 33% जॉब कार्ड अगर देखा जाए तो वो केवल और केवल महिलाओं के नाम पर बनता है, महिलाओं के नाम पर दिया जाता है। और तो और अगर बात करें मनरेगा के लाभ के बारे में, तो मनरेगा ने क्या किया है, मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी कम करने में भी योगदान दिया है, गरीबी कम करने में योगदान दिया है। डन। और सबसे बड़ी बात है कि मनरेगा जो है, मनरेगा दो चीजों को प्रोत्साहित करता है। क्या? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? एक तो ये ऐसे काम को, माने जो वर्क है श्रम आधारित वर्क, श्रम आधारित ये काम पर जोर देता है। ठीक है, ये मशीन आधारित नहीं, श्रम आधारित रोजगार पर जोर देता है। ऐसे काम जैसे कुएं खोदना, जैसे तालाब बनाना, जैसे सड़कों का निर्माण करना, तो ये श्रम आधारित रोजगार को बढ़ावा देता है, नंबर 1। और नंबर टू अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्टर लेबर, कॉन्ट्रैक्टर को ये क्या करता है, ये इसमें अनुमति नहीं देता है। कॉन्ट्रैक्टर को ये अनुमति नहीं देता है, ठेकेदार को। क्यों नहीं यहां ठेकेदार को अनुमति दिया जाता है? क्योंकि ठेकेदार फिर अपने श्रमिक को रख सकता है, तो इसीलिए यहां ठेकेदारों को अनुमति नहीं दिया जाता है। और तो और सबसे बड़ी बात है, यहां मशीनों का प्रयोग, मशीनों के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाता है, हतोत्साहित किया जाता है। क्योंकि अगर मशीन काम करेंगे तो फिर श्रमिक कहां काम करेंगे, इसीलिए यहां मशीनों के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाता है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिले, लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिले। और मनरेगा में प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है? सबसे बड़ी बात है कि जो मनरेगा में काम मिलेगा उसके 7 दिन के भीतर उनके वेतन का भुगतान होगा, वेतन का भुगतान किया जाएगा। और ये वेतन जो है डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में आधार नंबर के द्वारा उनके खाते में डायरेक्ट दिया जाएगा। बीच में कोई बिचौलिया या मध्यस्थ नहीं होगा, कोई बिचौलिए या मध्यस्थ की भूमिका इसमें नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है, मनरेगा के लाभ के बारे में बात करें तो मनरेगा का एक और बड़ा लाभ है, और वो लाभ क्या है? वो लाभ है कि मनरेगा कहीं ना कहीं सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में, लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है, कौन कौन से सतत विकास लक्ष्य? अगर हम सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, एसडीजी गोल, तो एसडीजी 1 जो गरीबी कम करना इसमें योगदान देता है। एसडीजी 2 जो भुखमरी को कम करने पर, भुखमरी दूर करना, ये जीरो हंगर को, उसमें योगदान देता है। ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो हेल्थ की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, बेहतर स्वास्थ्य की बात करता है, बेहतर वर्क की, बेहतर लाइफ की बात करता है, वो स्वास्थ्य और बेहतर जीवन जो है इसकी बात करता है, इसको पूरा करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मनरेगा में महिलाओं के लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए क्रच की भी सुविधा दी गई है, जहां उनका बेहतर देखा जाए देख रेख भी किया जाएगा अगर काम करने वाले स्थान में। और सबसे बड़ी बात है 5 अगर हम 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 इसको भी ये पूरा करता है, जहां ये जेंडर इक्वलिटी यानी लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 इसको भी पूरा करने में मदद करता है मनरेगा। कैसे? अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 की बात करते हैं, 8 है, 9 है और 10, ये तीनों को ये पूरा करने में मदद करता है। जैसे 10 की बात करें तो ये इनइक्वलिटी, असमानता को कम करता है, असमानता को कम करना। फिर 9 की बात करें तो आधारभूत संरचना का निर्माण करना,
ज्यादा से ज्यादा मजबूत आधारभूत संरचना का निर्माण करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मनरेगा ने स्थायी परिसंपत्ति के निर्माण पर जोर दिया है, स्थायी परिसंपत्ति के निर्माण पर जोर दिया है, के निर्माण पर जोर दिया गया है, जोर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें सतत विकास लक्ष्य 8 को भी ये पूरा करता है। तो अगर हम बात करें 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, ये सारे सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मनरेगा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हम सतत विकास लक्ष्य से इसको जोड़कर देखें, सतत विकास लक्ष्य से इसको जोड़कर देखें। अब मनरेगा की बात करते हैं। अगर मनरेगा ने कुछ बेहतर किया है तो मनरेगा में कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियों की बात करते हैं। चुनौती क्या है? चुनौती नंबर 1 चुनौती देखा जाए कि समय पर भुगतान ना होना, समय पर भुगतान ना किया जाना। समय पर भुगतान न किया जाना इसकी एक बहुत बड़ी चुनौती है। खासकर मनरेगा में देखा गया है कि बल्कि डीबीटी के माध्यम से इसका भुगतान करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन फिर भी मनरेगा में देखा गया है कि मनरेगा में टाइम पर जो है ये पेमेंट नहीं मिलता है राज्य सरकार द्वारा, और न ही टाइम पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं तो उसका भी टाइम पर भुगतान नहीं किया जाता है। इस कारण बहुत सारे लोग दोबारा काम के लिए आवेदन ही नहीं करते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आया कि 2019 से 2023-24 तक लगभग बिहार राज्य में ही 1 करोड़ जॉब कार्ड हटा दिए गए, लोगों ने हम अपना कैंसिल करवा दिया। और सेकेंड नंबर में यूपी, जहां 90 लाख से भी ज्यादा जॉब कार्ड को समाप्त किया गया। कहीं ना कहीं लोग इसके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं हो रहे थे। नंबर 2 अगर देखा गया मनरेगा पर कहा गया कि जो सामग्री है, वेतन और सामग्री पर खर्च की बात की गई, सामग्री पर खर्च की बात की गई कि इस पर जो खर्च का प्रावधान है, तो बोला गया कि जितना भी खर्च होगा उसका 70% जो है वेतन पर खर्च होगा, और केवल 30%, 25 से 30% जो खर्च होगा, 70 से 75% जो है ये वेतन में खर्च होगा, और 25 से 30% जो है वो सामग्री पर खर्च होगा। यानी ज्यादा लोगों के वेतन पर खर्च किया जाएगा, ज्यादा। और यहां पर मिनिमम वेज एक्ट 1948 का प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद देखा गया कि यहां उल्टा पाया गया। यहां सामग्री पर ज्यादा खर्च हो रहा है, उल्टा 70% और वेतन पर 30%। जानबूझकर 1 रुपए की चीज को 10 रुपए करके लोग खर्च कर रहे हैं, लोग इसको दिखा रहे हैं, यानी सरकार इसको दिखा रही है या इससे जुड़े लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां भ्रष्टाचार बहुत है। भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी समस्या यहां देखी गई है मनरेगा में। जॉब कार्ड को लेकर धांधली, फिर सामग्री और वेतन के बीच जो अनुपात है उसमें धांधली, तो ये मनरेगा में बहुत देखा गया, बहुत ज्यादा मनरेगा में देखा गया। तीसरा, मनरेगा में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति भेदभाव भी देखा गया है, जातिगत भेदभाव देखा गया है, जातिगत भेदभाव इसमें देखा गया है। मतलब यहां पर किस जाति के लोग हैं उस जाति के अनुसार ही काम दिया जाना, ये ठीक नहीं है, और ये मनरेगा में बहुत ज्यादा देखा गया है, जातिगत भेदभाव। चौथा, मनरेगा में कच्ची मिट्टी का काम बहुत ज्यादा देखा गया है, कार्य ज्यादा देखा गया है। यानी यहां पर गीली मिट्टी या कच्ची मिट्टी का काम ज्यादा देखा गया है। कुछ लोगों को कहा गया गड्ढा खोदो और कुछ लोगों को कहा गया गड्ढा भरो। गड्ढा खोदो और गड्ढा भरो जैसे काम भी बहुत इसमें हुए हैं, और जिससे जो स्थायी परिसंपत्ति निर्माण का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात है, समस्या एक और बात देखी गई है मनरेगा में, कि मनरेगा में बजटीय आवंटन कम रखा गया है। बजटीय आवंटन सरकार का ये कम है। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो अगर सरकार इसमें, अब तो 125 दिन का काम का रोजगार का गारंटी दे रही है सरकार, अगर इस सरकार 100 दिन का भी रोजगार का गारंटी देती है हर व्यक्ति को, जितने जॉब कार्ड है लगभग इसमें माना गया है 150, माने इसमें जो जॉब कार्ड जितना दिया गया, जितने इसमें जॉब कार्ड दिए गए अभी तक 15 करोड़ अगर मान लीजिए जॉब कार्ड दिए गए, तो अगर उसको सबको 100 दिन के रोजगार की गारंटी हम देते, सबको 100 दिन के रोजगार की गारंटी, तो ये एक अनुमान है कि 2.75 लाख करोड़ रुपया सरकार को खर्च करना पड़ेगा, इतना खर्च करना पड़ेगा।
और सरकार केवल और केवल देखा जाए तो 86,000 करोड़ रुपए का ही आवंटन कर रही है, यानी उससे बहुत कम। यहां तक कि बोला गया 100 छोड़ दीजिए, अगर आप 40 दिन का रोजगार का भी गारंटी दे रहे हैं, 40 दिन का भी रोजगार का गारंटी, तो भी ये कम से कम 1.21 लाख करोड़ रुपए का यहां करोड़ की खर्च की आवश्यकता होगी। यानी जितना यहां आवश्यकता है उससे बहुत कम खर्च दिया जा रहा है, और यह मनरेगा को लेकर के एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि सरकार ने कहा है कि ये ऐसा नहीं है कि हमने बजट में जो 86,000 करोड़ रुपए दिया है हम इसको बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है, मांग आधारित है। अगर यहां पर जॉब कार्ड की डिमांड बढ़ती है, लोग काम की डिमांड ज्यादा करते हैं, तो सरकार ने कहा है कि हम अपने खर्च को भी बढ़ाएंगे, जैसा हमने कोरोना महामारी में भी किया था, बढ़ाकर हमने 1 लाख करोड़ से भी पार कर दिया था। तो यह सरकार कहती है चूंकि मांग आधारित कार्यक्रम है, इसीलिए जैसी डिमांड होगी वैसी ही हम बात करेंगे। और सरकार ने इसको 2022-23 के आर्थिक सर्वे में एक आंकड़ा दिया। सरकार ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत 2022-23 में 6.49 लाख करोड़ 6.49 करोड़ जो है ये क्या किया गया, ये जॉब कार्ड का आवेदन किया गया, और उसमें से लगभग जो जॉब की डिमांड की गई थी वो 6.48 करोड़ जॉब की डिमांड भी हुई, और सरकार ने उसके बदले 6.47 करोड़ जो है लोगों को काम भी दिया। तो सरकार का मानना है जैसा डिमांड आता है हम डिमांड के अनुसार काम देते हैं, लेकिन अगर डिमांड ही कम आ रहा है तो हम काम कहां से देंगे, जबरदस्ती तो हम काम नहीं देंगे ना। तो जैसे जैसे खर्च बढ़ेगा हम क्या करेंगे, हम काम देना भी शुरू कर देंगे। तो सरकार का मानना है कि अब अगर जॉब कार्ड के बावजूद लोग डिमांड ही नहीं कर रहे काम का, तो हम उतना काम कैसे देंगे, या उतना खर्च का आवंटन करने का यहां क्या प्रावधान है। हालांकि सरकार द्वारा मनरेगा को स्थायी परिसंपत्ति के निर्माण के लिए कई कार्यक्रमों से जोड़ा गया है। अगर हम देखें सरकार द्वारा आगे की राह में क्या किया गया है, आगे की राह में पहला पॉइंट, सरकार द्वारा परिसंपत्ति के निर्माण के लिए कई कार्यक्रमों से जोड़ा गया है। कार्यक्रमों से जोड़ा गया है, मतलब बहुत सारे कार्यक्रम से जोड़ा गया है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना से, स्वच्छ भारत अभियान से, इन कार्यक्रमों से इसको जोड़ दिया गया है ताकि यहां जो भी लेबर काम करेगा वो मनरेगा का ही लेबर होगा। तो इससे क्या होगा, स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण होगा, नंबर 1। नंबर 2, सरकार ने कहा है कि हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग सोशल ऑडिट का प्रयोग करेंगे। सोशल ऑडिट का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाएगा, और जितना सोशल ऑडिट होगा और MIS होगा, जितना MIS का प्रयोग ऑनलाइन सारे डेटा पोर्टल में आएंगे, उतना ही यहां पर क्या बढ़ेगा, पारदर्शिता बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार उतना ही कम से कम होगा। और अभी सरकार ने एक नया कदम उठाया है कि इसका नाम बदल करके यानी मनरेगा का नाम बदल करके, अगर देखा जाए एक तो नाम बदला, और दूसरा सरकार ने कहा कि हम केवल 100 दिन का रोजगार नहीं बल्कि इसको 125 दिन के रोजगार की गारंटी की योजना बनाना चाहते हैं। यानी अब 100 नहीं बल्कि 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। और इतना ही नहीं, सरकार ने एक बात और कहा है कि अगर जरूरत पड़ा तो बाढ़ या अकाल की स्थिति में इन दिवस को या डेज को हम और बढ़ा सकते हैं। तो ये है सरकार जिसने मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम बदल करके अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दी है। तो ये पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना क्या है, क्या इसके आधार हैं, क्या इसके तर्काधार हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। दिस इज ऑल। अच्छे से नोट्स बनाइए, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।